नमस्कार फ्रेंड्स, चैप्टर 7 का नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर जूलियन अपने मस्तिष्क को किस तरह से हम नियंत्रण करें, सुवाना के संतों की बताई हुई तकनीक को हम शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि इस व्यायाम को करने के लिए तुम्हें एक गुलाब के फूल और शांत स्थान की आवश्यकता है। प्राकृतिक वातावरण हो तो सबसे उत्तम है, लेकिन एक शांत कमरे में भी चल जाएगा। गुलाब के पुष्प के केंद्र हृदय की ओर टकटकी लगाकर देखो। योगी रमन ने मुझे बताया कि गुलाब का पुष्प एक जीवन की तरह है। इसको पाने के लिए तुम्हें रास्ते में कांटे मिलेंगे, जैसा कि गुलाब के साथ होते हैं, लेकिन यदि तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा और विश्वास है तो कांटों से आगे बढ़कर भी तुम पुष्प का वैभव प्राप्त कर लोगे। गुलाब की और टकटकी लगाकर देखते रहो। इसका रंग, बनावट और डिजाइन ध्यान पूर्वक देखो। इसकी सुगंध का रसापान करो और जो आश्चर्यजनक चीज तुम्हारे सामने है, सिर्फ उसी के बारे में सोचो। पहले दूसरे विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आने शुरू होंगे। गुलाब के केंद्र हृदय से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए यह अप्रशिक्षित मस्तिष्क की पहचान है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही तेजी से सुधार आएगा। सिर्फ अपने ध्यान को इस पर केंद्रित करो। शीघ्र ही तुम्हारा मस्तिष्क शक्तिशाली और अनुशासित होने लगेगा। इसमें इतना ही है। यह तो काफी आसान लगता है जॉन, यही तो इसकी सुंदरता है। जूलियन ने उत्तर दिया। इस प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इसको प्रतिदिन करना चाहिए। शुरू के कुछ दिनों में इस व्यायाम को करने में तुम्हें 5 मिनट बिताने भी मुश्किल होंगे। अधिकांश इतनी अधिक जल्दबाजी में जीते हैं कि निस्तब्धता और मौन कुछ बाहरी और असहज चीजें लगती हैं। अधिकांश लोग मेरी बात सुनकर कहेंगे कि उनके पास बैठने और एक फूल की ओर टकटकी लगाकर देखने के लिए समय ही नहीं है, जो कि सभी व्यक्ति बोलते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो आपसे कहेंगे कि उनके पास बच्चों की हंसी में सुख प्राप्त करने के लिए, बारिश में नंगे पांव घूमने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। इन व्यक्तियों का कहना है कि वे इतने व्यस्त हैं कि ऐसे काम नहीं कर सकते। उनके पास मित्र बनाने के लिए भी समय नहीं होता, क्योंकि मित्रता भी समय लेती है। तुम ऐसे व्यक्तियों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मैं भी उन्हीं में से एक था, जूलियन ने कहा। तब वह रुका और शांत बैठ गया। उसकी गहरी दृष्टि दादा की दीवार घड़ी पर, जो मेरी दादी ने जैनी को घर को स्नेहपूर्ण बनाने के लिए उपहार में दी थी, जम गई। जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो अपना जीवन इस प्रकार जीते हैं, तो मुझे एक पुराने ब्रिटिश उपन्यासकार के शब्द याद आ जाते हैं। मेरे पिता को इसकी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता था। इस उपन्यासकार ने लिखा है, किसी को भी घड़ी और कैलेंडर द्वारा इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का हर क्षण अलौकिक है और एक रहस्य है। जारी रखो और गुलाब के बीचों बीच उसके केंद्र हृदय में देखने की अवधि को बढ़ाते चले जाओ। जूलियन ने अपनी रूखी और कड़ी आवाज में कहना जारी रखा। 1 या 2 सप्ताह बाद तुम इस तकनीक को 20 मिनट तक अपने मस्तिष्क को दूसरे विषयों पर भटकाए बिना कर सकोगे। अब यहाँ पर हमें कितना समय लगेगा लगभग, ये भी हमें बताया जा रहा है। हमें हर तकनीक को करने के लिए उसकी निरंतरता को और उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। तो हम इस बात पे पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तब यह आश्चर्यजनक रूप से तुम्हारी सेवक हो जाएगी। 1 या 2 सप्ताह बाद तुम इस तकनीक को 20 मिनट तक अपने मस्तिष्क को दूसरे विषयों पर भटकाए बिना कर सकोगे। यह तब उसी बात पर केंद्रित होगा जिस बात पर तुम इसे केंद्रित करना चाहोगे। तब यह आश्चर्यजनक रूप से तुम्हारा सेवक हो जाएगा, तुम्हारे लिए असाधारण काम करने योग्य। याद रखो, या तो तुम अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखते हो या फिर वो तुम पर नियंत्रण रखता है। व्यवहारिक रूप से कहूं तो तुम देखोगे तुम पहले से बहुत अधिक शांत हो गए हो। तुम चिंता करने की आदत जिसने अधिकांश जनसंख्या को ग्रस्त कर रखा है,
को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हो और तुम अधिक शक्तिशाली और आशावाद का सुख भोग रहे होगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने अंदर एक आनंद की भावना को प्रवेश करते हुए देख रहे होगे। इस क्षमता के साथ जो कुछ उपहार तुम्हारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं उसकी प्रशंसा कर सको। हर प्रकृति की, अपने घर की वस्तुओं की, अपने आसपास के व्यक्तियों की, हर एक की प्रशंसा कर सको प्रतिदिन, चाहे तुम कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कितनी ही चुनौतियां तुम्हारे सामने क्यों ना हो, तुम गुलाब के केंद्र हृदय को देखने की प्रक्रिया को जारी रखना। यहाँ पर अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हैं तो इसकी कंटिन्यूटी, इसकी निरंतरता बनाए रखना, चाहे तुम्हारे सामने कितनी ही चुनौतियां क्यों ना हो, बनाए रखना जरूरी है। यह तुम्हारा नखली स्थान है, यह तुम्हारा शांत विश्राम स्थल है, यह तुम्हारे लिए शांति का द्वीप है। कभी मत भूलना कि मौन और शांति में ही शक्ति निहित है। शांति ज्ञान के अखिल स्रोत से जोड़ने वाली सीढ़ी है जिसका स्पंदन हर जीवित प्राणी में है। मैंने जो कुछ सुना उससे सम्मोहित हो गया। क्या सचमुच यह संभव था कि इतनी साधारण विद्या से मैं अपने जीवन के स्तर को इतनी अच्छी तरह से सुधार सकता था? तुम्हारा अंदर इतना नाटकीय परिवर्तन देखकर लगता है कि द हार्ट ऑफ द रोजेस के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैंने आश्चर्यपूर्ण स्वर में जोर से कहा, हाँ, यह सच है। वास्तव में अनेक प्रभावपूर्ण तरीकों का सामंजस्य के साथ प्रयोग करने से ही मुझ में यह परिवर्तन आया है। चिंता मत करो, वे सब इतनी ही आसान है जितना कि यह अभ्यास जो मैंने अभी तुम्हें बताया है, और उतनी ही शक्तिशाली। जॉन, तुम्हारे लिए परिवर्तन की कुंजी यह है कि संभावनाओं से संपन्न जीवन जीने के लिए अपनी क्षमताओं के प्रति अपने मस्तिष्क को सजग रखो। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। परिवर्तन की बताई है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो उसकी की क्या है? जो संभावनाएं हैं हमारे संपन्न जीवन को जीने के लिए, अपनी क्षमताओं के प्रति अपने मस्तिष्क को हमेशा अवेयर रखो। जूलियन ने ज्ञान के स्रोत सिवाना में जो कुछ सीखा था बताना जारी रखा। मस्तिष्क को चिंताओं से और दूसरे नकारात्मक विचारों से जो जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं, मुक्ति दिलाने के लिए एक खास और दूसरी अच्छी तकनीक है जो योगी रमन के अनुसार विरोधी सोच, अपोजिशन थिंकिंग पर आधारित है। मुझे ज्ञात हुआ कि प्रकृति के महान नियमों के अंतर्गत मस्तिष्क एक बार में एक ही विचार रख सकता है। उससे आप आजमा कर देखो जॉन, तुम्हें पता चल जाएगा कि यह सत्य है। मैंने आजमा कर देखा और यह सत्य था। इस अप्रचलित विधि को जानकर कोई भी सरलता पूर्वक थोड़े समय में एक सकारात्मक क्रियाशील मस्तिष्क का निर्माण कर सकता था। प्रक्रिया एकदम सीधी सादी थी। जब भी अवांछनीय विचार तुम्हारे मस्तिष्क में घर कर जाए तो उसके स्थान पर तुरंत ही उन्नत विचार ले आओ। यह इस प्रकार है मानो तुम्हारा मस्तिष्क एक बहुत ही विशाल स्लाइड प्रोजेक्टर है और हर विचार तुम्हारे मस्तिष्क में एक स्लाइड है। जब कभी एक नकारात्मक विचार तुम्हारे मस्तिष्क के पटल पर आए, उसे हटाकर तुरंत ही सकारात्मक विचार ले आओ। ऐसे में मेरे गले में जो जप माला है उसके दाने काम आते हैं। जूलियन ने बड़े उत्साह से आगे बताया, जब कभी मैं अपने आप को सकारात्मक विचार सोचते हुए पाता हूँ, मैं इस माला को उतार लेता हूँ और एक दान नकारात्मक सॉरी जब कभी मैं अपने आप को नकारात्मक विचार सोचते हुए पाता हूँ, मैं इस माला को उतार लेता हूँ और एक दाना इसमें से निकाल देता हूँ और इस दाने को कप में डाल देता हूँ, जिस कप को मैं अपने पिठ थैले में रखता हूँ। एक साथ मिलकर वे मुझे शिष्टता पूर्वक याद दिलाते हैं कि अभी मुझे मन पर अधिकार करने के लिए और जो विचार मेरे मस्तिष्क में भरे होते हैं उनके उत्तरदायित्व के लिए कितनी दूरी का मार्ग तय करना है। हम स्वयं अपने मस्तिष्क में आ रहे विचारों को किस तरह से सही कर सकते हैं? ओह, यह तो कड़ी बहुत बड़ी बात है। यह वास्तव में व्यवहारिक मसला है। इस तरह की बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। इस विरोधी सोच, अपोजिशन थिंकिंग के सिद्धांत के बारे में मुझे और बताओ।
जीवन का जीता जागता उदाहरण सामने है। मैं कहूं कि तुम्हारा न्यायालय में आज का दिन बड़ा कड़ा बीता। न्यायाधीश तुम्हारे स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए, विरोधी वकील शत्रु हो गए और तुम्हारा मुवक्किल भी तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं हुआ। तुम पर आकर अपनी प्रिय कुर्सी पर निराशा से भरे हुए निडाल होकर गिर जाते हो। प्रथम कदम तो यह है कि तुम सचेत हो जाओ कि तुम इन हतोत्साहित करने वाले विचारों को सोच रहे हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो सबसे पहले अवेयर हो जाओ, सचेत हो जाओ कि तुम ऐसे अपने आप को हतोत्साहित करने वाले विचारों को तुम सोचते हो। मन पर अधिकार करने के लिए आत्मज्ञान पहला कदम है। दूसरा कदम यह है कि जितनी आसानी से तुमने उन उदास विचारों को अपने मस्तिष्क में प्रवेश करने दिया था, उतनी ही आसानी से प्रसन्नतापूर्ण विचार तुम अपने उनके स्थान पर स्थापित कर सकते हो। इस बात को हमेशा के लिए मान लो। अतः निराशा के विपरीत सोचो, प्रसन्न और ऊर्जावान बनने पर ध्यान केंद्रित करो। अनुभव करो कि तुम प्रसन्न हो, शायद तुम मुस्कुराने लगो। अपने शरीर को इसी प्रकार हिलाओ जिस प्रकार जब तुम प्रसन्नता और उत्साह से भरे होते हो तब हिलाते हो। एकदम सीधे बैठो, गहरा श्वास लो और अपने मस्तिष्क की शक्ति को सकारात्मक विचारों के लिए प्रशिक्षित करो। कुछ ही मिनटों में जो अनुभव तुम कर रहे थे उसमें अंतर दिखाई देगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यदि तुम विरोधी सोच, जिसे अपोजिशन थिंकिंग का अभ्यास जारी रखोगे, उसे उन सभी नकारात्मक विचारों पर लागू करते हुए जो आदतन तुम्हारे मस्तिष्क में आते हैं, कुछ ही सप्ताहों में तुम देखोगे कि इसमें से कोई शक्ति नहीं रह गई। क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है कुछ मैं कह रहा हूँ? जूलियन ने अपनी व्याख्या को जारी रखते हुए कहा, विचार शक्तिशाली जीवित वस्तु हैं। विचार जो हैं वो शक्तिशाली जीवित वस्तु हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं। ये जो विचार हैं इन्हें एनर्जी के छोटे छोटे बंडल भी कहा है। यदि तुम समझना चाहो तो अधिकतम लोग अपने विचारों की प्रकृति पर कोई विचार नहीं करते, लेकिन तुम्हारे विचारों की मूल्यवता तो गुणवत्ता, जिसे हम क्वालिटी बोलेंगे, कैसी क्वालिटी के विचार हमारे अंदर आते हैं, नकारात्मक, हतोत्साहित करने वाले, चिंता से भरे, डर से भरे, परेशानी से भरे, तुम्हारे जीवन के स्तर का निर्णय करते हैं। विचार इस भौतिक दुनिया का इसी प्रकार का हिस्सा है जैसे वह झील जिसमें तुम तैरते हो या वह सड़क जिस पर तुम चलते हो। एक मजबूत अनुशासित मस्तिष्क जिसका निर्माण कोई भी दैनिक अभ्यास से कर सकता है, अलौकिक चीजें प्राप्त कर सकता है। यदि तुम जीवन परिपूर्ण ढंग से जीना चाहते हो तो अपने विचारों को ऐसे ही देखभाल करो जैसे अपनी सबसे कीमती वस्तुओं को करते हो। आंतरिक अशांति को दूर करने के लिए कठोर परिश्रम करो, तुम्हें इसका प्रतिफल बहुतायत मिलेगा। आंतरिक शांति के लिए काम करो, अपने विचारों के लिए काम करो, तो इसका प्रतिफल हमेशा अधिक से अधिक होकर मिलेगा। इस खोज पर आश्चर्यचकित होकर मैंने उत्तर दिया, जूलियन, मैंने विचारों को कभी भी जीवित वस्तुओं के रूप में नहीं देखा, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि वे मेरी दुनिया की हर चीज को कितना प्रभावित करते हैं। अब जॉन स्वयं अपने जीवन से ये बात कह रहे हैं कि वाक्य में विचार हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। उसके बाद जूलियन कहते हैं कि सिवाना के संतों का दृढ़ विश्वास था कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ सात्विक और पवित्र विचार ही सोचने चाहिए। वे उस स्थिति में उन तकनीकों के द्वारा जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताई हैं और दूसरे अभ्यासों के द्वारा पहुंचे थे, जैसे प्राकृतिक भोजन, सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना या मंत्रों को, वे इनको मंत्र कहते थे, ज्ञानपूर्ण पुस्तकें पढ़ना और निरंतर इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें ज्ञान प्राप्त लोगों के साथ ही रहना है। यदि उनके मस्तिष्क में एक भी अपवित्र विचार आ गया तो वे मीलों पैदल चलकर एक बड़े झरने के पास पहुंचकर उसके बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़े रहकर
जब तक कि उसका जमाव वाला बिंदु तापमान असहनीय ना हो जाए, अपने आप को सजा देते थे। मैं सोचता हूँ कि तुमने यह कहा था कि ये संत बहुत बुद्धिमान थे। हिमालय के पहाड़ों में झरने के बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा होना एक नगण्य नकारात्मक विचार के लिए, मुझे तो उनके व्यवहार में कुछ ज्यादती लगती है। देखिए क्या कह रहे हैं जॉन। जूलियन ने बिजली की गति से उत्तर दिया, वर्षों तक संसार का प्रसिद्ध वकील रहने के कारण उसमें यह खूबी आ गई थी। जॉन, मैं साफ साफ कहता हूँ, तुम वास्तव में एक भी नकारात्मक विचार नहीं रख सकते अपने अंदर। वास्तव में, हाँ वास्तव में एक चिंतापूर्ण विचार एक ऐसे भ्रूण की तरह है। यह प्रारंभ में छोटा होता है लेकिन बढ़ता ही चला जाता है। ये एक पौधे की तरह है, विषैले पौधे की तरह शीघ्र ही अपना जीवन धारण कर लेता है। जूलियन एक क्षण के लिए रुका और फिर मुस्कुराया। क्षमा करना यदि मैं इस विषय पर, इस दर्शन पर जिसका मैंने अपनी यात्रा के दौरान ज्ञान प्राप्त किया, बोलते हुए ईसाई धर्म के उपदेशक जैसा लगता हूँ। बात यह है कि मैंने ऐसे यांत्रिक उपकरण खोज लिए हैं जो बहुत से मनुष्यों का जीवन सुधार सकते हैं। ऐसे मनुष्य जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, जो हतोत्साहित हैं, दुखी हैं, उनकी दैनिक रूटीन में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाकर, हार्ट ऑफ रोज की तकनीक अपनाकर और विरोधी सोच के निरंतर अभ्यास से उन्हें जीवन में वह सब प्राप्त हो जाएगा जो वे चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनको यह सब जानना ही चाहिए। इससे पहले कि मैं योगी रमन की रहस्यपूर्ण कहानी के बगीचे से दूसरे तत्व की ओर तुम्हें लेकर चलूं, मैं तुम्हें एक और रहस्यमय बात बताना चाहता हूँ। एक और रहस्य बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के विकास में तुम्हें बहुत सहायता देगा। यह रहस्य प्राचीन सिद्धांत पर आधारित है कि हर चीज दो बार में बनती है, पहले मस्तिष्क में फिर यथार्थ में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विचार वस्तु है, भौतिक संदेश वाहक है, जिनको हम अपनी भौतिक दुनिया को प्रभावित करने के लिए भेजते हैं। मैंने तुम्हें यह भी बताया कि यदि तुम अपनी बाहरी दुनिया में उल्लेखनीय सुधार करना चाहते हो तो तुम्हें अंदर से शुरुआत करनी होगी और अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। सिवाना के संतों के पास अपने विचारों को पवित्र और बनाए रखने का एक आश्चर्यजनक और सुरक्षित तरीका था। यह तकनीक अब उनकी इच्छाओं को, चाहे वे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, पूरा करने में काफी प्रभावपूर्ण थी। यह तरीका किसी के लिए भी काम करेगा। यह एक वकील के लिए भी कारगर है, आर्थिक संपत्ति बहुतायत में अगर मैं चाहता हूँ उसके लिए भी कारगर है, यह एक माँ के लिए भी कारगर है, यह एक धनाढ्य पारिवारिक जीवन जो एक माँ जीना चाहती है, और यह एक सेल्समैन के लिए भी काम करेगा जो अधिक बिक्री करना चाहता है। इस तकनीक को संत झील का रहस्य कहते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए ये गुरु प्रातःकाल 4 बजे उठ जाते थे, क्योंकि उनका अनुभव था कि प्रातःकाल के समय में चमत्कार पूर्ण विशेषताएं थी जिनका वे फायदा उठा सकते थे। संत ढालू और संकरे पहाड़ी मार्गों की श्रृंखला के सहारे नीचे उस क्षेत्र में पहुंचते थे जहां वे रहते थे। एक बार यहाँ पहुंचकर वे एक मुश्किल से दिखाई पड़ने वाले ऊबड़ खाबड़ रास्ते से, जिसके सहारे शानदार देवदारू के वृक्ष लगे हुए थे तथा अद्भुत पुष्प खिले हुए थे, चलकर एक खुले हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस खुले स्थान के किनारे नीले रंग के पानी की झील थी जो छोटे कमल के हजार पुष्पों से आच्छादित थी। झील का पानी आश्चर्यजनक रूप से स्थिर और शांत था। यह वास्तव में एक अलौकिक दृश्य था। संतों ने मुझे बताया कि यह झील युगों से उनके पूर्वजों की मित्र रही है। मैंने अधीर होकर पूछा, झील का रहस्य क्या था? जूलियन ने विस्तार से बताया कि संत झील के स्थिर जल में देखते थे और उसमें अपने सपनों का कल्पना दर्शन करके उनको सत्य में परिणित होते हुए देखते थे। यदि वे अपने जीवन में अनुशासन के गुण की समृद्धि करना चाहते थे तो वे अपने आप को दिन निकलने से पहले उठते हुए देखते थे, कठोर शारीरिक व्यायाम करते हुए, बिना नागा अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए कई दिनों का मौन रखते हुए कल्पना दर्शन करते थे।
यदि वे जीवन में अधिक आनंद चाहते थे तो झील में देखकर अनियंत्रित रूप से हंसते हुए, या जब कभी अपने किसी भाई या बहन से मिलते उस समय मुस्कुराते हुए कल्पना दर्शन करते थे। यदि उन्हें साहस की इच्छा थी तो चुनौती तथा संकट के समय वे अपनी तस्वीर ताकत के साथ अभिनय करते हुए देखते थे। योगी रमन ने एक बार मुझे बताया था कि वह किशोरावस्था में थे तो उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, क्योंकि वह अपनी उम्र के दूसरे लड़कों से छोटे थे, जबकि वे लड़के अपने वातावरण के प्रभाव उनके प्रति बहुत दयालु और नम्र थे। फिर भी यह अपने आप को असमझने लगे और स्वभाव में वो शर्मीले हो गए। इस कमजोरी को दूर करने के लिए योगी रमन इस स्वर्गीय स्थान की यात्रा करते थे और जिस प्रकार का व्यक्ति बनने की आशा रखते थे, वैसी छवियों के लिए वह उस झील की पिक्चर स्क्रीन के रूप में प्रयोग करते थे। कुछ दिनों तक अपने आप को एक मजबूत नेता के रूप में खड़ा हुआ, लंबा और शक्तिशाली रौबदार आवाज में बोलता हुआ देखते। दूसरे दिनों में वह अपने आप को उस रूप में देखते जैसा वह बड़े होने पर बनना चाहते थे। एक बुद्धिमान संत जो विशाल आंतरिक शक्ति का भंडार और चरित्रवान हो, अपने जीवन में वह जो भी गुण विकसित करना चाहते थे उनको पहले झील की सतह पर देखते थे। कुछ ही महीनों में योगी रमन वह व्यक्ति बन गए जिसे उन्होंने मानसिक रूप से बनते हुए देखा था। तुम जानते हो जॉन, मस्तिष्क तस्वीरों द्वारा काम करता है। तस्वीरें तुम्हारी स्वयं की छवि को प्रभावित करती हैं। तुम्हारे स्वयं की छवि तुम्हारे सोचने, काम करने के और प्राप्त करने के तरीके को प्रभावित करती है। यदि तुम्हारी आत्म छवि तुमसे यह कहती है कि तुम एक सफल वकील बनने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, अथवा अपनी बेहतरी के लिए, अपनी आदतों को बदलने के लिए तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो तुम्हें इन लक्ष्यों की प्राप्ति कभी नहीं होगी। यदि तुम्हारी आत्म छवि तुम्हें यह कहती है कि उद्देश्यपूर्ण, बढ़िया स्वास्थ्य और प्रसन्नता से परिपूर्ण जीवन उन लोगों के लिए है जिनकी पृष्ठभूमि तुम्हारी पृष्ठभूमि से भिन्न है, तो यह भविष्यवाणी आखिरकार सत्य सिद्ध हो जाएगी। लेकिन जब तुम अपने मस्तिष्क के चलचित्र पटल पर प्रेरणात्मक, कल्पनात्मक तस्वीरों को दौड़ाते हो तो तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक काम होने लगते हैं। आइंस्टाइन ने कहा है, कल्पना जाने से अधिक महत्वपूर्ण है, तुम्हें ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें प्रतिदिन थोड़ा समय, चाहे यह सिर्फ कुछ मिनट ही हो, क्रियाशील कल्पना दर्शन के अभ्यास में अवश्य लगाना चाहिए। जैसा तुम बनना चाहते हो वैसे रूप में अपने आप को देखो, चाहे इसका तात्पर्य एक महान जज के रूप में सेवा करना हो, एक महान पिता के रूप में, या अपने समाज के एक महान नागरिक के रूप में। मैंने भोलेपन से पूछा, क्या मुझे विशेष झील तलाश करनी पड़ेगी झील का रहस्य प्रयोग करने के लिए? नहीं, मस्तिष्क को निश्चित चित्रों द्वारा प्रभावित करने की युगों पुरानी तकनीक को संतों ने झील के रहस्य का नाम दे दिया था। तुम इस विधि का अभ्यास चाहो तो अपने लिविंग रूम में, अपने ऑफिस में भी कर सकते हो। अपना दरवाजा बंद कर दो, टेलीफोन कॉल बंद कर दो और अपनी आंखें बंद करो। फिर कुछ गहरी सांस लो। 2 या 3 मिनट बाद तुम आराम अनुभव करने लगोगे। इसके बाद अब जीवन में जो कुछ बनना चाहते हो, रखना चाहते हो या प्राप्त करना चाहते हो, उसकी मानसिक तस्वीर मन की आंखों से देखो। यदि तुम दुनिया का सबसे अच्छा पिता बनना चाहते हो तो कल्पना दर्शन में अपने आप को बच्चों के साथ हंसते हुए, खेलते हुए, उनके प्रश्नों का उत्तर खुले दिल से देते हुए देखो। तनाव की स्थिति में प्यार से और शालीनता से काम करते हुए अपनी तस्वीर देखो। इस प्रकार का दृश्य जब यथार्थ में तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, तब तुम अपने कर्तव्यों का संचालन किस प्रकार करोगे, उनका मानसिक अभ्यास करो। मानस दर्शन का चमत्कार बहुत सी स्थितियों के लिए किया जा सकता है। तुम इसका प्रयोग न्यायालय में अधिक प्रभावपूर्ण होने के लिए, अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए भी कर सकते हो। इस विधि का निरंतर अभ्यास करने से तुम्हें बहुलता से आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त होंगे। यदि तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है तो
हमेशा के लिए समझ लो कि तुम जीवन में जो कुछ भी पाने की इच्छा रखते हो, उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मस्तिष्क में चुंबकीय शक्ति है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी सोच में कमी है। अपने मस्तिष्क की आंखों के सामने आश्चर्यजनक तस्वीरों को देखो। तुम्हारे मस्तिष्क के लिए एक भी नकारात्मक चित्र हानिकारक है। एक बार जब तुम इस प्राचीन पद्धति का प्रयोग से प्रसन्नता प्राप्त करोगे, तब तुम्हें अपने मस्तिष्क की अनंत शक्ति स्रोत का अनुभव होगा और फिर योग्यता और क्षमता का जो भंडार तुम्हारे अंदर इस समय सुप्तावस्था में है, जागृत होने लगेगा। ऐसा लग रहा था मानो जूलियन विदेशी भाषा बोल रहा था। आध्यात्मिक और भौतिक संपत्ति को आकर्षित करने के लिए मस्तिष्क की चुंबकीय शक्ति के बारे में कभी किसी को कहते हुए नहीं सुना था, और ना ही मैंने कभी किसी की मानसिक चित्रों की शक्ति और किसी के जीवन के हर पहलू पर इसके गहन प्रभाव के बारे में कहते हुए सुना था। फिर भी अपने अंदर की गहराई में जूलियन जो कुछ कह रहा था उस पर विश्वास था। यह वह व्यक्ति था जिसका अनुमान और बौद्धिक सामर्थ्य त्रुटिहीन होता था। यह वह व्यक्ति था जिसकी विधि संबंधी तेज समझ के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया जाता था। यह वह व्यक्ति था जो उस मार्ग को छोड़ गया था जिस पर अब मैं चल रहा था। जूलियन को पूर्व के पहाड़ों की दुर्गम यात्रा में कुछ अवश्य प्राप्त हो गया था, यह बात तो स्पष्ट थी। उसकी शारीरिक शक्ति, स्पष्ट शांत अवस्था, उसका रूपांतरण देखकर मुझे विश्वास हो गया कि उसकी सलाह ध्यान से सुनने में ही बुद्धिमानी है। जो कुछ मैं सुन रहा था उसके बारे में मैंने जितना अधिक सोचा, उतना ही अधिक उसका अभिप्राय मेरी समझ में आया। निश्चित रूप से मस्तिष्क में शक्ति भंडार जिसका हम वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं और अधिक होता है। नहीं तो माताएं इतनी भारी कारों को, जिनका हिलाना डुलाना भी असंभव है, अपने रोते हुए बच्चे का जीवन बचाने के लिए जो उसके नीचे आ गया, कैसे उठा लेती है। कैसे मार्शल आर्टिस्ट अपनी हाथों के एक झपटे से ईंटों के ढेर को तोड़ देता है। कैसे पूर्व के योगी अपनी इच्छा के अनुसार अपने हृदय की धड़कन को कम कर लेते हैं और असहनीय पीड़ा बिना पलक झपकाए, बिना उफ किए सह लेते हैं। संभव है कि असली समस्या मुझ में ही हो, उन अद्भुत शक्तियों के प्रति विश्वास में कमी के कारण जो हर व्यक्ति में होती है। शायद इस संध्या को एक पूर्व करोड़पति वकील जो अब हिमालय से सन्यासी बनकर लौटा था के साथ बैठना मेरे जागरण का आह्वान बन गया। जूलियन, लेकिन इन व्यायामों को ऑफिस में करना, मैंने उत्तर दिया। मेरे साथी मुझे वैसे ही अनोखा समझते हैं। योगी रमन और सभी सहृदय संत जिनके साथ वह रहते थे अक्सर एक कहावत कहा करते थे जो उन्हें पीढ़ियों से प्राप्त हुई थी। यदि मैं कहूँ तो यह शाम हम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, और यह मेरा विशेष अधिकार है कि इस कहावत को मैं तुम्हें बता दूं। वह शब्द इस प्रकार है: किसी दूसरे व्यक्ति से बड़ा होना कोई श्रेष्ठ बात नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति से बड़ा होना कोई श्रेष्ठ बात नहीं है। वास्तविक श्रेष्ठता इस बात में है कि तुम स्वयं पहले से श्रेष्ठ हो गए हो। वस्तुतः जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि यदि तुम अपना जीवन सुधारना चाहते हो और वह सब प्राप्त करना चाहते हो जिसके तुम योग्य हो, तो तुम्हें अपनी दौड़ स्वयं दौड़नी होगी। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस बात का कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने बारे में क्या कहते हो। जब तक तुम जानते हो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वह सही है, तब तक दूसरों के निर्णय से प्रभावित मत हो। तुम जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, जब तक यह तुम्हारे विवेक और हृदय के अनुसार सही है। जो चीज सही है उसे करने में कभी भी लज्जा का अनुभव मत करो। यह निर्णय करो कि क्या अच्छा है और फिर उसी पर जमे रहो। और भगवान के लिए अपनी हैसियत को दूसरों की हैसियत से नापने की इस ओछी आदत को मत डालो। योगी रमन का उपदेश था: हर क्षण जिसे तुम किसी दूसरे के सपने के बारे में सोचते हुए बिता देते हो,
तुम अपना ही समय बर्बाद करते हो। 12:07 हो चुके थे। उल्लेखनीय है कि मैं जरा भी थकान का अनुभव नहीं कर रहा था। जब मैंने यह बात जूलियन को बताई तो वह एक बार फिर मुस्कुराया। तुमने प्रबुद्ध जीवन जीने के लिए एक दूसरा सिद्धांत भी सीख लिया है। अधिकांश रूप से थकान मस्तिष्क से होती है। जिनका जीवन दिशाहीन और स्वप्नहीन है, उनके जीवन में थकान प्रभुत्व जमा लेती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने ऑफिस में नीरस केस रिपोर्ट पढ़ रहे हो और तुम्हारा मस्तिष्क इधर उधर भटकने लगा और तुम्हें नींद आने लगी? कई बार ऐसा हुआ है, मैंने उत्तर दिया। मैं यह नहीं बताना चाहता कि मेरा तो काम करने का यही तरीका था। यह बात निश्चित है कि हम में से अधिकांश को नियमित आधार पर काम करने पर नींद आने लगती है। लेकिन यदि तभी तुम्हारा कोई मित्र तुमसे फोन करके पूछे, क्या तुम सांध्य नृत्योत्सव में जाओगे, गोल्फ के खेल में तुम्हारी राय पूछने लगे, तो तुम तुरंत चैतन्य हो जाओगे। थकान का हर चिन्ह गायब हो जाएगा। क्या मेरा अनुमान सही नहीं है? यह बिल्कुल सही है वकील साहब। जूलियन जानता था कि वह सफलता की ओर बढ़ रहा था। अतः तुम्हारी थकान एक मानसिक उपज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब तुम कोई थकाने वाला काम कर रहे होते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क, जिसमें वह बुरी आदत पैदा हो गई है, बैसाखी की तरह सहारा लेने का काम करता है। आज की रात तुम मेरी कहानी से स्पष्ट मोहित सम्मोहित हो गए और जो ज्ञान मुझे दिया गया है उसे सीखने के लिए तुम उत्सुक हो। तुम्हारी रुचि, तुम्हारी मानसिक एकाग्रता ने तुम्हें ऊर्जा प्रदान की। आज की शाम तुम्हारा मन न तो अतीत में गया, न ही भविष्य में। यह सही तरीके से वर्तमान पर, हमारे वार्तालाप पर केंद्रित रहा। जब तुम निरंतर अपने मस्तिष्क को वर्तमान में रहने के लिए निर्देश दोगे तो तुम्हें हमेशा अनियमित ऊर्जा प्राप्त होगी। इससे इस बात का कोई मतलब नहीं कि दीवार पर टंगी घड़ी क्या समय बता रही है। मैंने सहमति से सिर हिलाया। जूलियन का ज्ञान इतना स्पष्ट प्रतीत होता था, फिर भी मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ। मेरा अनुमान है कि साधारण ज्ञान हमेशा इतना साधारण नहीं होता। मैं सोचने लगा, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिताजी कहा करते थे, जो चाहोगे वही प्राप्त करोगे। मैं चाहता तो काश आज वो मेरे पास होते। तो देखिए आप कितने अच्छे से इस चीज को पूरी तरह से, पिता ने भी ये बात कही कि जो चाहोगे सो पाओगे। तो आज वो अपने पिता के द्वारा कही गई इस बात को याद कर रहा है। हमारा ये चैप्टर 7 अपने 3 मुख्य उपदेशों के साथ, 3 मुख्य तकनीकों के साथ, जो कि जूलियन को महर्षि रमन के द्वारा बताई गई, जूलियन ने जॉन को बताई, हम सबको रॉबिन शर्मा बता रही हैं। तो मैं आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट चैप्टर को हम फिर से लेंगे। थैंक यू सो मच।